हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। दिस इज CH चिन्मय पाठक एंड आज हमारा 6 मार्च का स्टडी सेशन है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन है। करीब करीब 6 दिन हो चुके हैं, हम इसको शुरू कर चुके हैं। एवरीडे वी राइट 4 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस अब तक हमारे हो चुके हैं एंड आज हम 25th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आज भी हम वैसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 3 तक है, जिसमें केस स्टडी एक रहेगा। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 3 का ही एक थ्योरी क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। उसके आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 4 का केस स्टडी, एक केस स्टडी एंड वापस यूनिट 4 का एक थ्योरी क्वेश्चन। ऐसे एवरीडे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। स्केड्यूल मैंने फर्स्ट डे पे ही अपलोड कर दिया था, जाके आप देख सकते हो। उसी स्केड्यूल को पकड़ते हुए अभी हम आ चुके हैं डे, कौन सा डे अपना, दिस इज आवर डे, 6 दिन हो चुके हैं। दिस इज आवर 7th डे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देख सकते हो 6 मार्च क्या क्वेश्चन है सर, केस स्टडी है, थोड़ा अच्छा केस स्टडी, देख के मजा भी आएगा आप लोगों को। देखिएगा क्या कहता है। कहता है एग्जामाइन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 और गिविंग रीजंस, मतलब इसका रीजन भी दीजिए और इसकी वैलिडिटी भी बताइए। यही क्वेश्चन है। पहला केस स्टडी है। एक्स एजेड 16 ईयर्स बोरोड अ लोन ऑफ 50,000। 16 साल के बंदे ने 50,000 का लोन लिया फॉर इज पर्सनल पर्पजेस, पर्सनल चीजों के लिए लिया, नेसेसिटीज के लिए लिया। A few months later, he had become major and could not pay back the amount borrowed due date. The lender want to file a suit against X। तो हम तो एकदम आसानी से कह देंगे माइनर था, 16 साल का था, 18 साल के ऊपर नहीं था। माइनर था तो माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ऑफ इनिशियो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन है दोस्तों। इट इज अपॉन अ एक्सेप्शन। देर इज एन एक्सेप्शन जो कहता है कि अगर पर्सनल पर्पज है, मतलब नेसेसिटीज के लिए अगर कोई पैसा दे रहा है माइनर को, तो माइनर जब मेजर हो जाएगा उसको पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कवर होता है। एंड सेकंड है जे कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर की एट अ फॉरेन पोर्ट। जे ने के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, के बंदे के साथ, कि एक फॉरेन पोर्ट का जो कार्गो है, फॉरेन पोर्ट पे जो कार्गो आने वाला है उसकी डिलीवरी वो ले लेगा। जेज गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। अब जे रहता है मान लीजिए इंडिया में, के रहता है पाकिस्तान में। जे कहता है के को कि ठीक है, पाकिस्तान के पोर्ट पे जो भी आइटम्स शिप होने वाले तेरे, मैं इसकी डिलीवरी यहाँ पे जाके लूंगा। अब होता ऐसा है कि के जे की जो दुनिया है, जो देश है, जैसे हमारा भारत है, इंडिया है, इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया के दुनिया के अगेंस्ट, मतलब के देश के अगेंस्ट, दैट इज पाकिस्तान। नाउ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जे जा नहीं पा रहे। के क्या करता है, कोर्ट में जाता है और केस फाइल करना चाहता है जे के अगेंस्ट। कर सकता है क्या? तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है सबको, एलियन एनिमी करके। जब भी कोई बंदा दूसरे देश का होता है हमारे छोड़ के, उसको एलियन कहा जाता है। अगर वो हमारा दोस्त है, हमने उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर नहीं किया तो फ्रेंड है, नहीं तो एलियन एनिमी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। दोनों के दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट में आप पैसा रिकवर कर सकते हो, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे अपने को बताना पड़ेगा इनके लिए। तो मैं शुरू कर दूं इसकी स्टडी का आंसर, थोड़ा सा लंबा चलेगा आंसर। तो देखिए, पहले मैं डील करने वाला हूँ पॉइंट 1 को, मतलब पहली केस स्टडी को, जिसकी मैं फैक्ट्स लिखूंगा। फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या है, हम लिखेंगे कौन है ये, एक्स, राइट। एक्स अ माइनर borrowed money for his personal purposes, right, bracket necessities from a lender and later refused to pay। बाद में बोला मैं पैसे दूंगा नहीं। हो गया फैक्ट्स, एकदम आसानी में इतना ही लिखना है अपने को। दूसरे में हम लिखेंगे एप्लीकेबल प्रोविजंस। सेक्शन 11 यहाँ पे आ जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सर सेक्शन नंबर लिखना मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं मैंडेटरी है। आपको सेक्शन नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 11 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एकदम आसानी से कहता है कि हर एक बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो उसमें माइनर नहीं आएगा, मतलब वो मेजोरिटी एज का होना चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, एज में मेजोरिटी का होना चाहिए, और किसी भी कायदे कानून ने उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं करना चाहिए फ्रॉम द एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, साइन करने की क्षमता है, उससे डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो बंदा तो माइनर था, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, और वो एक्सेप्शन दिया हुआ है सेक्शन 68 में। सेक्शन 68 में कहता है कि अगर माइनर को हम लाइफ की नेसेसरीज प्रोवाइड करते हैं, तो माइनर पर्सनली लायबल रहेगा उसके उस
का जो खर्चा हुआ है हमारा उसके नेसेसिटीज के लिए, उसको वापस करने के लिए वो नहीं दे पाता है, तो उसके गार्डियन देंगे, उसकी प्रॉपर्टी में से हम छीन लेंगे। ठीक है, याद रखना। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी उसके पास मान लीजिए सिर्फ 10 लाख की है और उसको नेसेसिटीज के लिए खर्चा हमने 20 लाख का दिया, तो वो सिर्फ 10 लाख ही देगा। जितनी प्रॉपर्टी उतना देगा, लेकिन देना तो पड़ेगा। राइट, तो इसी को हम लिखेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, हम लिखेंगे सेक्शन एज पर section 11 of the Indian Contract Act, only a person who is of the age of majority, of sound mind, and not disqualified by law from contracting can enter into a contract। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। सेक्शन 11 ने बताया है मेजॉरिटी एज का बंदा, साउंड माइंड का बंदा, नॉट डिस्क्वालीफाइड वाला बंदा ही एंटर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और 18 साल की उम्र कंप्लीट होने पे वो मेजर हो जाता है, ये भी हमको लिखना पड़ेगा। तो अ पर्सन हु हैज completed his age of 18 is called as मेजर। ये एकदम सिंपल है। इस केस में क्या हुआ है उसका एनालिसिस मैं बाद में दूंगा। मैं अभी लिखूंगा सेक्शन 68 के बारे में। सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट। ठीक है, अभी सिर्फ एक्ट लिखूंगा, वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 68 क्या कहता है ऑफ द एक्ट? स्टेट्स दैट इफ अ माइनर इज supplied with necessities, then he is liable to pay for them even from his personal property, but only to the extent of his पर्सनल प्रॉपर्टी। उसको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो देगा कहां से? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से देगा। और उसके लिए भी हमने क्या बोला है? उसी एक्सटेंट तक देगा जितने तो उसकी प्रॉपर्टी है। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। माइनर इज सप्लाइड विद नेसेसिटीज, ही इज लायबल टू पे एक्सटेंट ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। इससे ज्यादा उसको देने की जरूरत नहीं होती है। यहां तक अगर क्लियर है तो अभी हम चलेंगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन में। एनालिसिस एंड कंक्लूजन में हमें लिखना है इन द इंस्टेंट केस, ऊपर दी हुई केस में मिस्टर एक्स है ना, वो क्या नाम है बंदे का, देखना पड़ेगा ऊपर जाके। मिस्टर एक्स, इन द इंस्टेंट केस मिस्टर एक्स entered into a contract to borrow rupees 50,000 for his personal needs when he was minor. Considering above provisions जो हमने ऊपर लिखा है, Mr. X is liable to repay the loan to the lender। ठीक है, उसको ये पैसा देना ही पड़ेगा। हम लिखेंगे एंड द लेंडर क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। लेंडर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट। लेंडर एंटाइटल्ड है, वो जाके केस फाइल कर सकता है।
सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है? रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं बाबा, लफड़े हो जाएंगे। चलो चलो, कहता है जे कॉन्ट्रैक्ट टू टेक इन कार्गो, तो ये तो हमने आपको बताया यार, एलियन एनिमी हो गया। एलियन एनिमी के साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, करोगे तो सरकारें आपको देशद्रोही मान के जेल में डाल देगी। यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वॉर डिक्लेयर हुआ है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड करार किया जाएगा। अब देश सर्वप्रथम रहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, बनाया किसने? देश के कानून ने बनाया, देश के लिए बनाया, देश के लोगों ने बनाया। अब देश किसी के साथ जा रहा है वॉर के लिए और आप उसी के एनिमी के साथ काम करोगे तो ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा। तो हम इसमें लिखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एक आदमी किसी के साथ भी काम कर सकता है लेकिन किसी भी सरकार के किसी आदमी के साथ नहीं काम कर सकता जो इंडिया के साथ वॉर में है। अगर करना है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो आपने जो अग्रीमेंट किया वो वाइड हो जाएगा, उसको अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी मान लेंगे। अब लिखेंगे एज पर, इसका सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा तो नहीं लिखूंगा। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, any person who wants to trade with the government or person of a nation who is at a war with India needs to take permission from government of India, comma, else such an agreement is opposed to public policy and thus void। ठीक है सर, यहाँ पे फैक्ट्स क्यों नहीं लिखा? शॉर्ट आंसर है यार इसका, तो इसमें पूरा लिखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसलिए चलता है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इन द प्रेजेंट केस, हम लिखेंगे जे जिसके साथ अग्री किया है कार्गो लेने के लिए उसका तो इंडिया के साथ वॉर चला चालू हो गया, राइट। इन द प्रेजेंट केस जे हैज कॉन्ट्रैक्टेड विथ के to take cargo at a foreign port, to take cargo at a foreign port and afterwards इंडिया ही लिखा है क्या यहाँ पे, वॉर छेड़ दिया सिर्फ इतना लिखा है ना। एंड आफ्टरवर्ड government declares war against the country where the cargo is to be taken, जहाँ पे कार्गो लेके जाना है या जहाँ पे कार्गो लोड करवाना है वॉट एवर, वहां पे वॉर हो गया। तो हम लिखेंगे such a contract is now void ab initio and cannot be fulfilled। void ab initio हो गया, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिस्टर के, जिसको प्रॉब्लम हुआ है ना, will not succeed against Mr. J for non-performance of the contract। मिस्टर के कुछ भी नहीं कर पाएगा मिस्टर जे का। कितनी आसानी से हमने दोनों केस लॉज दोनों स्ट्रक्चर्स में देखे। आगे एक काफी ट्रिकी क्वेश्चन है सर, फ्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन में फर्क बताइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
और 3 ही पॉइंट इसमें आएंगे, लेकिन ध्यान में रखना, फ्रॉड जब कोई करता है जानबूझ के करता है, इंटेंशन के साथ करता है, मुझे किसी को दुखाना है, किसी का कुछ मुझे प्रॉब्लम करवाना है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ करवाना है। मिस रिप्रेजेंटेशन में जो बताने वाला है उसको ही पता नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे, मान लीजिए कोई आपको बता रहा है कि उसको उसकी गाड़ी बेचनी है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि अर्थक्वेक में उसकी गाड़ी डूब चुकी है, खराब हो चुकी है, टूट चुकी है। उसने फ्रॉड नहीं किया, उसको गलती से हो गया, इनोसेंटली हो गया, उसको पता नहीं था। तो फ्रॉड में इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट होता है, इंटेंशनली गलत झूठ बोलना, लेकिन जो अपना मिसरिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे इनोसेंट होता है ये सब। फ्रॉड में किसी का नुकसान करवाना इंटेंशन होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता, इंटेंशन टू डिसीव बोलते हैं, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। और फ्रॉड में सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को सीज करवा सकती है, अवॉइड करवा सकती है, जिसको नुकसान होता है, और डैमेजेस क्लेम कर सकती है। मिस रिप्रेजेंटेशन में सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तो जरूर सीज करवा सकती है, अवॉइड करवा सकती है, लेकिन डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकती, क्योंकि गलती सामने वाले की भी तो नहीं है। तो यही 3 में मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉड, एंड हियर आई विल राइट मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, तो बेसिस नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मल आंसर नहीं है, आपके मॉड्यूल का फॉर्मल आंसर नहीं है, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिखेंगे इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन, जो होता है इंटेंशनल होता है, ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे इनोसेंट गलती हो गई, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। दूसरा इसमें क्या आएगा, इंटेंशन टू डिसीव इज प्रेजेंट। यहाँ पे है नो सच इंटेंशन टू डिसीव, बेचारा बताने वाले को ही पता नहीं नुकसान हो गया। यहाँ पे आप अग्रीव्ड पार्टी जो है, जिसको नुकसान हो गया है, अग्रीव्ड पार्टी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। यहाँ पे हम लिखेंगे aggrieved party can avoid the contract but cannot claim any damages, पे damages नहीं claim करवा सकते हैं। So with this यूनिट 3 के दोनों क्वेश्चन आज के हो चुके हैं हमारे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 4, केस स्टडी क्वेश्चन है, कहता है एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में एक्स वाई जेड पार्टनर्स है, जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं 3 लाख रुपए देने के लिए डी को, जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं 3 लाख रुपए हम डी को देंगे। इसमें से वाई इंसॉल्वेंट हो जाता है एंड इस प्राइवेट असेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ हिज डेट्स। 3 लाख एक्स वाई जेड में होगा, तो रफली अगर हम देखेंगे तो ये 1 लाख, ये 1 लाख, ये 1 लाख देंगे। वाई इंसॉल्वेंट है और उसका जो शेयर है इसमें सिर्फ 1/5 दे पाएगा, वो मतलब 20,000, इससे ज्यादा दे नहीं पाएगा, उसका कुछ भी बेच के नहीं आएगा इतना। एक्स को बोला गया पूरा अमाउंट इसका तू देना, मतलब तेरा 1 लाख प्लस इसका बचा हुआ 80,000, तो इसको 1.80 लाख देना पड़ा बेचारे को। अब पूछते हैं डिसाइड द एक्सटेंट टू विच एक्स कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम जेड। एक्स क्या ये 80,000 जेड से रिकवर कर सकता है? इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो क्या लगता है कर सकता है? तो कर तो सकता है, लेकिन पूरे 80,000 नहीं कर सकता। जो पार्टनर डूब चुका उसका जितना लॉस है वो इन दोनों में उनके रेशो में बटेगा। तो 20,000 वाई ने दिए, 80,000 नहीं दे पाया, तो 80,000 को इसकी हाफ, इसका हाफ, तो 40,000 इसको भरना है, 40,000 इसको भरना है। तो एक्स क्या करेगा फिर, जेड से 40,000 रिकवर करेगा। लेकिन ये कौन से सेक्शन में दिया है सर, कहाँ पे दिया हुआ है? मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना भाई, ये बहुत बड़ी चीज होती है, बार बार देखना, नहीं तो मैं इतना बोलूंगा बाद में समझ में आएगा कि अरे सर ये क्या हो गया। तो हम इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, इन लोगों से रिकवरी कर सकते हैं। तो सर इसको अगर हमें इसको करना है आंसर, तो पहले हमको सेक्शन रेफरेंस देना पड़ेगा। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है, तो आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पार्टनरशिप का एलिमेंट इन्वॉल्व है।
क्या एलिमेंट है जो मैंने आपको बताया वही कि एक पार्टनर डूब जाता है तो बाकियों को देना पड़ेगा। यहाँ पे जो सेक्शन कवर्ड है बेसिकली जॉइंट प्रॉमिस का सेक्शन है, ये जो सेक्शन 43 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है जब दो या दो से ज्यादा जॉइंट प्रॉमिसर होते हैं और अगर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं कि अगर कोई डूब गया तो कौन पैसे भरेंगे, तो इस केस में किसी के डूबने या नहीं परफॉर्म करने के बावजूद भी बाकियों को पैसे देने पड़ेंगे, उनको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर कोई किसी को फोर्स कर रहा है कि तू ही कर, तो उसको परफॉर्म करने के बाद उसके पास राइट आ जाता है कि वो बाकी के पार्टनर से पैसा इक्वली मांग सके। तो अगर मैं इसको बताऊं तो सेक्शन 43 का रेफरेंस देके मैं बताऊंगा कि एक्स जो है वो जेड से 1 लाख रुपए भी रिकवर लेगा जो उसका कंट्रीब्यूशन है, और 40,000 रुपए जो जेड वाई का शेयर आया है लॉस का वो भी उसे रिकवर करेगा। यही तो मैंने आपको बताया अभी। तो इधर हम सेक्शन नंबर को कोट करेंगे क्योंकि मुझे आता है ये सेक्शन नंबर, जो नहीं आता वहां पे नहीं लिखना है, जो आता है वहां पे लिखना है। तो विल स्टार्ट राइटिंग। हम यहाँ पे शुरू करेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स ऑफ द केस से शुरू करेंगे। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या दिखते हैं मुझे? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स एंड by y became insolvent, x is, या फिर हम लिखेंगे क्वेश्चन इज who will bear who will bear y's share of loss, कौन खर्चा उठाएगा। देखो कैसे इनोवेटिव वे में लिखा मैंने ये, तो सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको कोई उस पर दिक्कत नहीं है। एप्लीकेबल प्रोविजंस क्या बताया मैंने एप्लीकेबल प्रोविजंस में? सेक्शन 43 को कोट करेंगे। दो या दो से ज्यादा लोग जब एक जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो जो प्रॉमिस है जिसको प्रॉमिस किया गया है वो किसी एक, दोनों या सबको बोल सकता है एक साथ प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। इसी के साथ दूसरा हो जाता है कि जब कोई बंदा खुद परफॉर्म करता है प्रॉमिस तो वो किसी और से इक्वली कंट्रीब्यूशन मांग सकता है प्रॉमिस में, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कुछ अलग अपने लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन 43 ऑफ द Indian Contract Act 1872, when two or more persons jointly makes a promise, then the promisee can ask for performance from any or all of them unless otherwise is written इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग लिखा है तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं लिखा है तो ऐसा कर सकते। ऑल्सो इफ वन और मोर promisers perform the act on behalf of all, then they are entitled to ask for equal contribution from other promisers। बाकी के प्रोमिसर से वो इक्वल कंट्रीब्यूशन में मांग सकते हैं। वन और मोर प्रोमिसर्स परफॉर्म द एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल देम, देयर एंटाइटल्ड टू नो देयर प्रोमिसेस। ठीक है, तो ये बेसिक अपना लिखना हो गया। हम लिखेंगे कि अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उसका लॉस बाकी के लोग इक्वल बनेंगे। इफ वन और मोर प्रोमिसर्स default in making payment, then
all other promisers will have to bear the loss equally. ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा कर दिया मैंने। अब आएगा मेरा फेवरेट पार्ट, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इसमें हम क्या लिखेंगे एनालिसिस कंक्लूजन में? एक्स एंड वाई एंड जेड जॉइंटली प्रॉमिस किया 3 लाख वाई डी को देंगे। वाई सिर्फ 20,000 दे पाया, मतलब 1 लाख का 1/5। 80,000 का तो नुकसान हो गया, तो 80,000 एक्स एंड जेड में आधा आधा बच जाएगा, 40,000। बस यही लिखेंगे हम। इन द instant case x y and z are liable to pay rupees 1 lakh each, ब्रैकेट में लिखेंगे rupees 3 lakh total to Mr. D. Since Mr. Y became insolvent and could pay only rupees 20,000, the balance rupees 80,000 should be borne by X and Z equally, that is rupees 40,000 each. फिर हम आगे लिखेंगे since Mr. X has paid entire amount to Mr. D, he can recover rupees 1,40,000 from Mr. Z, that is rupees 1 lakh plus rupees 40,000. यही अपना आंसर। बस यही होगी अपनी केस स्टडी यही पे, राइट? Okay, so the next question in front of me is, just a minute guys, screen response. Yeah, okay. So the next question in front of me is last question of today's, distinguish between succession and assignment. What is succession? What is assignment? एक होता है कि किसी के पिताजी उसके बेटे को कुछ प्रॉपर्टी देना चाहते हैं और लिखते हैं उनके विल में, या उन्होंने लिख के रखा है कि आज से ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ये मेरे बेटे मिस्टर जेड को जाएगी। हाथ से लिख रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, जब तक जिंदा है वो लिख रहे हैं, इसको कहते हैं असाइनमेंट, दे देना किसी को। लेकिन सक्सेशन क्या होता है कि किसी के पिताजी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेट, और अपने आप उनकी लायबिलिटीज, उनके एसेट उनके बेटों को मिल जाते हैं, तो ये सक्सेशन होता है। असाइनमेंट में जनरली हम कभी भी किसी को लायबिलिटीज नहीं देते, हम असेट ही देते हैं, अच्छी चीजें देते हैं। सक्सेशन में लायबिलिटीज और असेट राइट दोनों चले जाते हैं सामने वाले के पास। सक्सेशन मृत्यु के पश्चात होता है, असाइनमेंट जीवन चालू है तब होता है, याद रखना। सक्सेशन में किसी को कोई नोटिस नहीं देनी पड़ती कि मैं मेरा ये असेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, भाई वो मर चुका, आप कब नोटिस दे? असाइनमेंट में नोटिस देना पड़ता है। सक्सेशन में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता, क्योंकि जो जिसकी मौत हो गई उसको उसका ऑटोमेटिक सब कुछ ट्रांसफर हो गया, कंसिडरेशन क्या दोगे? असाइनमेंट में जनरली कंसिडरेशन की जरूरत होती है, तो मतलब बेटे को हम गिफ्ट भी दे रहे हैं ना, तो रजिस्टर्ड गिफ्ट है, लेकिन एक जो हम एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स है, दैट कैन बी कंसिडरेशन, नॉट नेसेसरीली कि असाइनमेंट में इमोशन ही कंसिडरेशन हो, यू हैव टू हैव सम कंसिडरेशन। जैसे लिखा जाता है कि मैं ये जमीन मेरे बेटे को दे रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ इसमें से मुझे 1/4 पैसा मिलता रहेगा, समथिंग ऑफ दैट काइंड शुड बी देयर, दैट इज व्हाट असाइनमेंट इंक्लूड्स। तो 7 पॉइंट्स अपने को लिखने हैं इसमें, ये आएगा 4 मार्क्स के लिए। अब तक आया नहीं पेपर में, ध्यान में रखने, क्वेश्चन मार्क करके रखना अगर आप बना रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। तो यहाँ पे आएगा सक्सेशन, यहाँ पे आएगा असाइनमेंट। इसको लाइन मार मार के, ओ माँ नीचे जा, क्या हो गया? फुल पेज तो लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा? लिख रहे हो कि नहीं मेरे साथ? टाइम पास मत किया करो, लिखा करो, लिखने के बाद भेजना भी है मुझे। तो फर्स्ट पॉइंट, सक्सेशन जो होता है वो
इसमें राइट एंड लाइबिलिटीज दोनों जाते हैं जब कोई मर जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड liabilities of a deceased person to his legal heirs, the legal representatives. Legal representative is called succession. असाइनमेंट में क्या होता है, सिर्फ राइट्स जाते हैं. ट्रांसफर ऑफ राइट्स फ्रॉम one person to another is called assignment. Very basic. यहाँ पे it takes place at the time of death. मृत्यु के पश्चात होता है वो. ये तो होता है it takes place during lifetime. It takes place during lifetime of a person. फिर मैंने क्या बोला था सक्सेशन में, क्या कंसिडरेशन लास्ट में लेके चलो. सक्सेशन जो होता है ना इनवॉलेंटरी, तो अपने आप हो जाता है. मेरे अचानक किसी का डेथ हो गया इसलिए उसके ट्रांसफर हो जाता है. इट इज नॉट अ वॉलेंटरी एक्ट. इट इज नॉट अ वॉलेंटरी एक्ट. जबकि ये वाला होता है इट इज अ वॉलेंटरी एक्ट. हम हमारे इच्छा से, मन से हम ये सब कर रहे हैं. यहाँ पे कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती. इट में टेक प्लेस इवन विदाउट अ रिटर्न डॉक्यूमेंट. यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है. इट रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन ऑफ एन अग्रीमेंट. यहाँ पे क्या होता है, ऑल राइट्स ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती है. यहाँ पे सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होते हैं अग्रीमेंट सॉरी दिस असाइनमेंट में. सो ऑल राइट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड. राइट, यहाँ पे ओनली राइट्स आर ट्रांसफर्ड. 6 में लिखेंगे इधर कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती. नो नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन. यहाँ पे नोटिस लगानी पड़ती है. किसको? क्रेडिटर को. क्या आज के बाद शुड बी गिवन टू क्रेडिटर, क्योंकि हमारे एसेट्स के ऊपर हमसे पहले जिनसे हमने लोन लिया उनका अधिकार होता है. उनको बताना पड़ता है मैं मेरे एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ताकि उनको पता चले कि अभी उनको अगर हम पैसा नहीं देंगे तो किससे मांगना है. राइट, यहाँ पे लिखेंगे कंसिडरेशन नहीं चाहिए. नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड. और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड. And with this we finish with this day 7 also. सारे आंसर्स भेजने हैं 9826138606 इस व्हाट्सएप नंबर पे आज के आज. जो लोग लेट ज्वाइन करे हैं, रिजल्ट के बाद ज्वाइन करे हैं, नो इश्यूज, यू कैन सेंड मी, बट भेजिए जरूर. ठीक है, रुकना नहीं है. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच.